जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, कोई दर्द सह के बिखर जाता है, कोई दर्द सह के निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। तो आए देखिए, 4 लाइनें दी गई हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई सफल नहीं होता, जब तक अपने लक्ष्य के प्रति अडिग ना हो तब तक कोई इंसान महान नहीं होता। मतलब आपको कम शब्दों में कहने के लिए लिखा गया है कि आप जिस सपने के लिए प्रयास कर रहे हैं वहां आपको निरंतर प्रयास करना है और तब जाकर आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी क्रम में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। निश्चित ही इस सेशन से आपको लाभ होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए यहां पहला प्रश्न के रूप में आपका दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो देखिए पहला दिया गया सिल्वर, दूसरा दिया गया स्वर्ण, तीसरा दिया गया कांस्य, चौथा दिया गया ब्रांज। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा पहला होगा सिल्वर। अब यहाँ ये जाने कि इस खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यूएसए के शहर यूजीन, यूएसए के शहर यूजीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये 18वां संस्करण है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें 200 देशों के लगभग 2000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अब यहाँ नीरज चोपड़ा जी द्वारा कितनी दूरी पर भाला फेंका गया, और ये जो दूरी है ये 88.13 मीटर है। आपको इसको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में जिसमें नीरज जी ने सिल्वर पदक जीता है वो कितनी दूरी भाला फेंका था। तो आपको याद रखना है वो 88.13 मीटर फेंका था और ये दूसरे स्थान पे रहे और पदक तालिका में सिल्वर पदक इन्होंने प्राप्त किया, जबकि एंडरसन जो है वो पहले स्थान पे रहे। अगर हम बात करें यही नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अन्य जानकारी के रूप में मित्रों, तो देखिए यहां दिया गया है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017, यहां पर इन्होंने स्वर्ण जीता था। साथ ही साथ अगर हम बात करें एशियन गेम 2018, यहां पर भी इन्होंने स्वर्ण जीता था। कॉमनवेल्थ गेम 2018, यहां पर भी इन्होंने स्वर्ण जीता था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में यहां पर भी इन्होंने स्वर्ण जीता था। और टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण विजेता कौन थे, तो नीरज चोपड़ा जी थे। और इसी कारण प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो करंट का है, इसमें इन्होंने सिल्वर पदक प्राप्त किया है। अब यहां सिल्वर पदक से बात हो रहा है तो आपको यहां ध्यान रखना है, भारत के किसी खिलाड़ी ने क्या सिल्वर पदक इससे पहले प्राप्त किया है। तो अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो सिल्वर पदक किसी ने नहीं प्राप्त किया है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के ये पहले सिल्वर पदक प्राप्तकर्ता खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर पदक के रूप में बात की जाए तो अंजू बॉबी जॉर्ज जी ने 2003 में, आज से 19 साल पहले, उन्होंने लंबी कूद में यह पदक प्राप्त किया था। और अगर पदक के रूप में देखा जाए तो ये दूसरे पदक प्राप्तकर्ता के रूप में हैं। और पद्म भूषण सम्मान से ही हाल ही में नीरज चोपड़ा जी को भी सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा स्वर सम्राट उत्सव का शुभारंभ कहां से किया गया। तो इसमें देखिए विकल्प दिया गया है नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद। जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, यह विकल्प नंबर ए सही होगा। नई दिल्ली से स्वर सम्राट उत्सव का शुभारंभ किया गया। अब ये किसके उपलक्ष्य में किया जाता है यह भी जानना जरूरी है। तो यहाँ उस्ताद अली अकबर के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है और दिल्ली से आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है हरियाली उत्सव। हरियाली उत्सव कहां से प्रारंभ किया गया, तो दिल्ली से प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया। अगर हम बात करें यहीं पर भारत का पहला पशु सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो यह भी नई दिल्ली से किया गया। अगर हम बात करें भारत का पहला एलिवेटेड रोपवे सिस्टम कहां से प्रारंभ किया गया,
तो यह शहरी रोपवे सिस्टम, तो यह दिल्ली और हरियाणा के मध्य प्रारंभ, दिल्ली और हरियाणा के मध्य प्रारंभ किया गया, जिसकी दूरी कितना है, 29 किलोमीटर दूरी है। इसमें 10 किलोमीटर दिल्ली और 19 किलोमीटर हरियाणा के लिए रखा गया। अगर हम बात करें मुंबई और हैदराबाद की, तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किन दो शहरों को चुना गया, तो हैदराबाद और मुंबई को। अगर हम बात करें टाइम्स पत्रिका के आधार पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में भारत के किन शहरों को चुना गया, तो दिल्ली और मुंबई को चुना गया। अगर हम बात करें भारत के सर्वश्रेष्ठ शहरों में 2 शहर कौन ऐसे हैं जो उनको चुने गए, तो पहला आपका अहमदाबाद है, दूसरा केरल राज्य है जो कि चुना गया है। आइए इसी क्रम में यहां से आप स्वर सम्राट उत्सव से संबंधित कुछ कला संस्कृति से महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे अगर हम बात करें उस्ताद अली अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो ये सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। अगर हम बात करें पंडित रविशंकर जी की, तो ये सितार वादक थे, सितार वादक। जाकिर हुसैन जी अगर हम बात करें तबला वादक थे। अगर रंग महोत्सव का शुभारंभ कहां से किया गया, तो ये नई दिल्ली से किया गया। लोसर उत्सव का संबंध कहां से है, तो लद्दाख से लोसर उत्सव का संबंध है। लोसांग का कहां से है, तो ये सिक्किम राज्य से है। अगर हम बात करें त्रिशूर पूरम उत्सव, ये केरल राज्य के द्वारा मनाया जाता है। रथ यात्रा पुरी उड़ीसा से संबंधित है, इसी को जगन्नाथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। थाई पूसम उत्सव ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। सिगमो महोत्सव बार बार पूछा जाने वाला है, ये गोवा के द्वारा मनाया जाता है और गोवा में एक जनजाति पाई जाती है सिगमो जनजाति। प्रश्न भी पूछा गया है कि सिगमो जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा से। अगर रज पर्व की बात करें तो यह उड़ीसा से संबंधित है। अगर हम बात करें वेदराम यात्रा और बोनालू महोत्सव, तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें ओणम का, तो यह भी केरल राज्य से संबंधित है। और बिहू की बात करें तो ये असम से संबंधित है। जल्लीकट्टू की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये सारे प्रश्न कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए विकल्प दिया गया, पहला रानिल विक्रमसिंघे, दूसरा दिया गया गोताबाया राजपक्षे, तीसरा दिनेश गुणवर्धने और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर इसमें है मित्रों, यह सही होगा दिनेश गुणवर्धने। यह श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है, तो श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। अगर हम बात करें यही कि राष्ट्रपति के रूप में श्रीलंका के किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे जी को नियुक्त किया गया है। अब यहां से श्रीलंका से एक प्रश्न आपको याद रखना है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो होता है भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है। अगर हम बात करें बेद्दा जनजाति का संबंध किस देश से है, तो श्रीलंका राज्य से संबंधित है बेद्दा जनजाति। अगर हम बात करें पाक जल संधि का संबंध किससे है, तो पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी और मंगनार की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो पाक जल संधि जोड़ती है। जबकि भारत और श्रीलंका को अलग कौन जल संधि करती है, तो पाक जल संधि अलग करती है। अब यहां से नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने हैं, तो देखिए यहां दिया गया है बारबाडोस के प्रधानमंत्री, तो मिया मोटली जो हैं ये बारबाडोस के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और बारबाडोस का जो राजधानी है ब्रिजटाउन है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तो एंथोनी अल्बानीज जी बने हैं। और इजराइल के राष्ट्रपति यार लैपिड बने हैं। अगर यूएई की बात करें तो मोहम्मद बिन जायद अल
नाहयान, अल नाहयान जी बने हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, पहला दिया गया है अजय देवगन, दूसरा सूर्या, तीसरा दिया गया ये भी और दोनों, चौथा दिया गया है रणवीर सिंह। मित्रों, इस प्रश्न का जो सही हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। अजय देवगन और सूर्या को, दोनों लोगों को 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहां पर अगर हम बात करें 68वें फिल्म अवार्ड से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, अगर हम बात करें कि फिल्म के बेस्ट फिल्म के रूप में कौन सी फिल्म को चुना गया है हिंदी फिल्म के रूप में, तो तुलसीदास जूनियर जो है ये बेस्ट हिंदी फिल्म के रूप में चुनी गई है। अगर हम बात करें कि बेस्ट अभिनेता के रूप में किन फिल्मों के लिए चुना गया है, तो अजय देवगन को तानाजी अनसांग वॉरियर के लिए, जबकि सूर्या को सोरा रई पुट्रू के लिए चुना गया है। अब आपको बेस्ट अभिनेता के बारे में अजय देवगन और सूर्या जी को चुना गया है, जबकि अभिनेत्री के बारे में बात करें तो अपर्णा बाल मुरली सोरा रई पुट्रू के लिए उनको बेस्ट अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। अपर्णा बाल मुरली को बेस्ट अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। एक प्रश्न और भी आपको याद रखना है कि बेस्ट निर्माता के रूप में किसे चुना गया है, तो आर.के. सच्चिदानंद को बेस्ट निर्माता के रूप में चुना गया है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी याद रखना चाहिए आपको। जैसे ये 67वां था, तो ये 68वां था, तो 67वां के रूप में कौन था, तो 67वें बेस्ट फिल्म के रूप में अगर बात करें हिंदी, तो ये छिछोरे फिल्म था। और अभिनेता के रूप में बात करें तो मनोज वाजपेयी और धनुष को संयुक्त रूप से दिया गया था। जबकि अभिनेत्री की बात करें तो कंगना रनौत को दिया गया था। दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार में अगर यहां से ध्यान रखना है, अगर आपसे फिल्म ऑफ द ईयर पूछा जा रहा है तो पुष्पा द राइज होगा। लेकिन बेस्ट फिल्म या सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात किया जाए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो यह शेरशाह होगा। अब यहां पर बेस्ट अभिनेता के रूप में कौन चुने गए थे, तो रणवीर सिंह हैं। और अगर अभिनेत्री की बात करें तो कीर्ति मेनन को दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार में बेस्ट अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। अब आपको आईफा में भी याद रखना है कि आईफा के द्वारा बेस्ट अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है, तो विकी कौशल को चुना गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यहां पहला दिया गया है सैफ अहमद, दूसरा मारियो द्रागे, तीसरा फर्डिनेंड मार्कोस, चौथा यार लैपिड। हमारा जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर ए सही होगा। सैफ अहमद को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1924 ईस्वी में किया गया था। साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अगर हम बात करें यहीं पर ये किस देश से संबंधित हैं, तो ये मिस्र से संबंधित हैं। आपको मित्रों एक प्रश्न याद रखना है कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है, तो मिस्र में स्थित है। और स्वेज नहर किन किन को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर? स्वेज नहर जोड़ती है। मिस्र को इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की राजधानी क्या है? काहिरा यहाँ की राजधानी है। जबकि एक प्रश्न और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, 27वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये मिस्र में किया जाएगा। जबकि 26वां कहां किया गया था? स्कॉटलैंड का शहर ग्लासगो में किया गया था। अगर हम बात करें मारियो द्रागे के बारे में, तो ये इटली के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और मार्टिनेस मार्कोस के बारे में बात करें तो फिलीपींस
फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। यहाँ के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। और यार लैपिड कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये इजराइल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आइए इसी क्रम में हम देखिए कुछ संस्थाएं दी गई हैं मित्रों, जहां से लगातार प्रश्न बनता है। जैसे अगर हम बात करें WTA के प्रमुख कौन है? तो नाकोंजी ओकोंजा इवेला। और अगर हम बात करें यही WHO के, तो डॉक्टर टेड्रोस गब्रेसस अधनानम है। अगर हम बात करें IMF की प्रमुख कौन है? तो क्रिस्टीना जार्जीवा है। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के प्रमुख कौन है? तो थॉमस बाब हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 ईस्वी में हुआ था। इसी कारण प्रत्येक 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो ये डेविड मालपास जी विश्व बैंक के प्रमुख हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किसके द्वारा द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक लिखी गई? तो यहां देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं। पहला आराधना जौहरी, दूसरा रस्किन बांड, तीसरा धरती शाह, चौथा शशि थरूर। तो यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। धरती शाह के द्वारा यह लिखा गया बुक है द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। इस बुक का उद्देश्य क्या है? तो नए उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना, या जिन उद्योगपतियों ने आज के समय में आगे का रास्ता चुन लिया है या समाज के अच्छे उद्योगपतियों में गिने जाते हैं, तो उन्होंने किन समस्याओं का सामना किया और अपने बिजनेस को, अपने उद्यम को आगे ले गए, इसी के बारे में यह किताब बताती है। आइए इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण किताबों को देखें जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये किसकी बुक है? तो ये डेविड डायोब की बुक है। दोस्तों यह नाम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? तो डेविड डायोब को दिया गया था। और इनकी कृति क्या थी? एट नाइट ऑल ब्लैक इज ब्लैक। अगर हम बात करें यही प्रॉमिस किसकी बुक है? तो डैमन गेलगेट की बुक है। और बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो प्रॉमिस के लिए डैमन गेलगेट को दिया गया था। अगर हम बात करें सम्राट अशोक, तो दया प्रकाश सिन्हा जी की बुक है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हिंदी भाषा के लिए। अगर हम बात करें मैं तो यहां हूं, तो यह कृति है रामदरस मिश्रा जी का। और इनको हाल ही में सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अगर बात करें थिंक टू लीव बिहाइंड की बात करें, तो ये नामिता गोखले की बुक है। और इनको अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टॉम ऑफ सेंट, यह पुस्तक आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पहली भारतीय हैं जिनको टॉम ऑफ सेंट के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो गीतांजलि श्री जो हैं, ये पहली भारतीय हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 2022 का है, जबकि 2021 का आपको याद रखना है डेविड डायोब को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया था। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा एशिया टी20 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प आपका दिया गया श्रीलंका पहला, दूसरा UAE, तीसरा भारत, चौथा दिया गया ऑस्ट्रेलिया। अब यहां जो हमारे सही विकल्प हैं मित्रों, या विकल्प नंबर भी सही है, UAE में इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहां से आपको यह ध्यान रखना है, पहले इसका आयोजन श्रीलंका में होना था दोस्तों, लेकिन श्रीलंका में राजनीतिक उथल पथल के कारण यह आयोजन यहां से हटा लिया गया और इसका आयोजन कहां किया जाएगा? UAE में किया जाए। इससे पहले कहां किया गया था? इसके पहले 2018 में भी UAE में किया गया था। और विजेता कौन रहा था? तो भारत यहां विजेता रहा। अगर हम यही बात करें UAE से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, तो UAE से संबंधित, UAE की राजधानी क्या है मित्रों? अबू धाबी जो है, ये UAE का राजधानी है। और अबू धाबी जो UAE की राजधानी है, यहां से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है
होप मिशन का संबंध किस देश से है? तो यूएई से है। किसके लिए है? तो ये मंगल मिशन है। साथ ही साथ अगर हम बात करें FATF के द्वारा किसे ग्रे लिस्ट में डाले जाने की अनुशंसा की गई है? तो यूएई को ग्रे लिस्ट में डाले जाने की अनुशंसा की गई है। अगर हम बात करें विश्व में पहला विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है? तो यूएई की सरकार विश्व में सबसे पहली पेपरलेस सरकार के रूप में है। अगर हम एक प्रश्न और भी देखें तो यूएई का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो जायद मेडल जो है यूएई का सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। आइए इसी क्रम में खेल से कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं हम देखें, जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें अंडर 19 विजेता कौन रहा? तो ये भारत विजेता रहा। अगर बात करें हम कॉमनवेल्थ 2022 और 2026 का क्रमशः कहां आयोजन किया जाएगा? तो बर्मिंघम में 2022 का आयोजन किया जाएगा कॉमनवेल्थ गेम का, जबकि 2026 का ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा 2026 का। अगर हम बात करें 44वां शतरंज टूर्नामेंट, तो इसका आयोजन भारत के तमिलनाडु में किया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि इसका शुभंकर क्या है? तो थंबी जो है इसका शुभंकर है। एशियन गेम 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो हांगझाऊ में किया जाएगा। ये किस देश का शहर है? तो ये चीन का शहर है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। अगर डेफ ओलंपिक की बात करें तो यह ब्राजील में आयोजित किया जाएगा और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। अगर हम बात करें 13वां वर्ल्ड कप पुरुष का आयोजन कहां किया जाएगा? यह भारत में किया जाएगा 2023 में। अगर हम बात करें विश्व हॉकी कप 2023 कहां किया जाएगा? यह भारत के उड़ीसा में बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जाएगा। अगर फीफा फुटबॉल की बात करें, विश्व फीफा फुटबॉल कप कहां? तो दोहा कतर में इसका 2022 में आयोजन किया जाएगा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अगर हम बात करें 2024 का, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। और किस नदी के तट पर है पेरिस? तो यह सीन नदी के तट पर है। अगर हम बात करें 28 का, तो यूएसए में किया जाएगा। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यह पोटोमैक नदी के तट पर है। और अगला अगर हम बात करें 32 का, तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ये सारे प्रश्न आपकी सफलता के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको जरूर सफलता दिलाएंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, घर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। आइए हम लोग जीत की तैयारी करें। देखिए यहां अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा झंडा दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाया जाता है? तो पहला दिया गया 22 जुलाई, दूसरा 15 अगस्त, तीसरा 26 जनवरी, चौथा दिया गया है 26 नवंबर। अब यहां से आपका प्रश्न जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। आपसे प्रश्न पूछा गया है राज्य व्यवस्था के टर्म में कि भारत में झंडा कब अपनाया गया। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो 22 जुलाई 1947 में झंडा अपनाया गया। और झंडे का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया नामक व्यक्ति ने इसका डिजाइन किया था। अगर हम बात करें कि ये जो झंडा है सबसे पहली बार या सर्वप्रथम कब फहराया गया, तो 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। अगर हम यहां बात करें कि संविधान में, अगर हम बात करें संविधान के परिदृश्य के कि संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, शब्द में आपको अंतर देखना होगा कि संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को केवल 15 अनुच्छेद के साथ संविधान को लागू किया गया। अगर हम बात करें यहीं 26 नवंबर की, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को
अर्पित किया गया था। अगर हम बात करें कि भारत, प्रश्न भी पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर हम बात करें यहां झंडे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि पहला संविधान सभा का बैठक कब बुलाया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया और इसके अस्थायी बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को पुनः जब दूसरी बैठक बुलाई गई उसमें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किया गया। इसी क्रम में आइए हम लोग आगे बढ़ें। अगला प्रश्न के रूप में है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है, तो यहां जो पहला विकल्प दिया गया पुरी उड़ीसा, दूसरा गोवा, तीसरा बुरहानपुर मध्य प्रदेश, चौथा लखनऊ। अब इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा, यह आंसर नंबर सी सही होगा, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। अब हम ये जाने कि भारत सरकार के द्वारा हर घर जल योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो यह 2019 में प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ अगर हम यहां से कुछ महत्वपूर्ण डाटा याद करें तो 100% जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो यह गोवा है। अगर हम बात करें 100% जल, हर घर जल पहुंचाने वाला प्रमाणित जिला कौन चुना गया है, तब इसका आंसर जो होगा मित्रों यह मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर। अब यहां योजनाओं से बात हो रही है तो आपको याद रखना है स्वच्छ भारत मिशन भारत में कब प्रारंभ किया गया, तो 2014 में। मेक इन इंडिया योजना कब प्रारंभ किया गया, 2014 में। अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ किया गया, 2015 में। अगर बात किया जाए हर घर जल योजना कब प्रारंभ किया गया, 2019 में। अगर हम बात करें आयुष्मान योजना कब प्रारंभ किया गया, तो 2018 में इस योजना को प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ की गई, तो 2019 में प्रारंभ किया गया था। ये सारी योजनाएं लगातार परीक्षाओं में बनी हुई हैं, यहां से प्रश्न निरंतर बनते आए हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न के रूप में और सेशन के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां दिया गया है, हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को यूएई ने अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया। यहां देखिए पहला दिया गया अक्षय कुमार, दूसरा संजय दत्त, तीसरा दिया है कमल हसन, चौथा दिया गया रणवीर सिंह। तो यहां जो सही हमारा विकल्प होगा कमल हसन। कमल हसन जी को यूएई सरकार के द्वारा गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया गया। यहां गोल्डन वीजा से संबंधित क्या है, यह 5 से 10 वर्षों के लिए यह प्रदान किया जाने वाला वीजा है जिसका उपयोग इनके द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। देखिए यहां दिया गया 94वां ऑस्कर अवार्ड में कौन सा बेस्ट फिल्म था, तो कोडा ये है 94वां ऑस्कर अवार्ड प्राप्त बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्राप्त किया था। अगर हम बात करें 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस फिल्म को दिया गया था, तो द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया था। और बाफ्टा पुरस्कार 75वां ये भी द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को दिया गया था। अगर हम बात करें गोल्डन पिकॉक अवार्ड ये भी द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को दिया गया था। अगर ध्यान आपको यहां यह रखना है कि अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था, तो रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया। इससे पहले किसे मिला था, तो अमिताभ बच्चन जी को इससे पहले दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको सफलता तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए इसी क्रम में इस सेशन को हम समाप्त करते हैं और पुनः आपसे 2 शब्द इसके साथ विदा लेना चाहेंगे। देखिए अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफी मजबूत है तो असफलता आपको कभी डरा नहीं सकती। मतलब अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आने वाली समस्याएं आपको हरा नहीं सकती। जीवन में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनका हल निकालना आर्ट ऑफ लाइफ है। और यह आर्ट सारे जो प्रतिद्वंदी, सारे जो अभ्यर्थी हैं जिनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है उनके पास होना ही चाहिए। इसी क्रम में आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।